आप सब मीडिया साथियों का हमारे कांग्रेस दफ्तर में बहुत बहुत स्वागत। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे नीट, एक आप लोगों को पता होगा, एक एग्ज़ाम है जो एनटीए कराता है, उसको लेकर है। हमारे साथ एनएसवाई के हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी हमारे साथ हैं। और आप देखेंगे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी उसका हम नया नाम देते हैं, वो नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। बार बार जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। आपने देखा होगा अभी सीबीआई ने एक नई एफआईआर करी, महाराष्ट्र के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई। हाँ, ये मानते हैं हम कि बेल दे दी गई, लेकिन जो आरोप लगे वो बार बार ये दिखाते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम कराने के पीछे जो एजेंसी है एनटीए, जो बार बार शक के घेरे में है। पिछले साल का आपको नीट का समय याद होगा कि हमने बड़े पैमाने पर बार बार नीट के एग्ज़ाम में जो धांधली थी उजागर करी थी। और एनटीए खाली नीट को लेकर नहीं, जो भी एग्ज़ाम कराती है, सीयूटी का आप लोगों के सामने उदाहरण कि किस तरीके से पूरा डाटा लीक होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद बच्चों के पास फ़ोन कॉल्स जाते हैं, मैसेज जाते हैं। कुछ मेरे मीडिया साथी हैं, इनके जो परिजन हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो नीट का या सीयूटी का, वो खुद समझ पाएंगे कि किस तरीके से उनके पास फ़ोन कॉल्स मैसेज जाते हैं बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा डाटा लीक भी एनटीए कराता है। और जो ये एफआईआर हुई, आप उसमें देखेंगे उसमें ओएमआर शीट की बात हुई। जिन लोगों ने पैसे दिए गए उनसे बार बार जो रैकेट हैं, जो कोचिंग एकेडमी के लोग भी कई बार देखने को मिलता है इसमें शामिल पाए जाते हैं। पहले पटना के अंदर भी कुछ गिरफ्तारियां हुई कि वो ओएमआर शीट को बदलने की बात करते हैं। तो सोचिए, जब ओएमआर शीट की सारी डिटेल उन माफियाओं के पास है जो पेपर लीक करवा रहे हैं, और नीट जैसे एग्जाम, तो आप सोचेंगे, मैं बात बार बार बोलता हूं, नीट कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। नीट के एग्जाम के बाद देश के डॉक्टर बनते हैं, देश की जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन है। पता लगेगा आने वाले समय पर जब बीजेपी के नेता अस्पताल में एडमिट होंगे। मैं ये नहीं चाहता वो एडमिट हो, मैं उनकी अच्छी लंबी आयु की, अच्छी स्वस्थ की तो बीजेपी नेताओं की कामना करता हूं, लेकिन जब अस्पताल में एडमिट होंगे कहीं वो डॉक्टर का बैच ना पूछने लग जाए कि 2024 वाले बैच के डॉक्टर हैं, 2025 वाले बैच के डॉक्टर हैं, तो इलाज कराने में खुद संकोच करेंगे। जब इस तरीके से नीट की धांधली होगी तो किस तरीके के बच्चे आएंगे। और जो बच्चे डिजर्विंग थे, जो बच्चे मेहनत कर कर एग्जाम देते हैं, उनको फिर बहुत दर्द महसूस होता है जब इस तरीके की खबरें अखबार में छपती हैं कि इस बार भी जो नीट का एग्जाम हुआ वो बहुत बड़े शक के घेरे में कुछ गिरफ्तारियां हुई। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार का काम था कि बड़े लेवल पर एनटीए के जो अधिकारियों की जांच करी जाए। और बार बार ये एनटीए शक के घेरे में आता, आपने देखा होगा, और न्यूज कटिंग्स के माध्यम से हमें भी बार बार देखने को मिलता है। तो बार बार जब एनटीए पर शक का घेरा आता है तो ऐसी क्या मजबूरी सरकार के सामने है कि बार बार वो एनटीए को प्रोटेक्ट करने पर लगती है, और कोई भी बड़ी जांच अभी तक एनटीए पर नहीं बिठाई गई है। और ये हर साल का एक कॉमन तरीका हो गया कि एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद लीली पोती करी जाती है और उस मुद्दे को डिलीट करा जाता है। तो हमारा इमीडिएटली ये है कि एनटीए के बड़े लेवल पर जांच हो, वरना जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने एनटीए के बाद प्रदर्शन करा था, हम पे एफआईआर करी गई, एनटीए बार बार उस एफआईआर को परस्यू भी करता है कि इन पे और भी चार्जेस फ्रेम हो, तो हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात सिद्ध हो गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े शक के घेरे में और नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तो तुरंत या तो इसको डिलीट करी जाए या बड़े लेवल पर इसकी जांच करी जाए। और नीट की तो परीक्षा आपने देखा होगा, इस बार भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो शक के घेरे में है। अगर एफआईआर हुई थी एंटी करप्शन में तो एफआईआर किस व्याप पर हुई, और एफआईआर हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली है। और ये जो ओएमआर शीट का खेल है, ये खेल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं इसके बाद संक्षेप में हमारे जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। बात बहुत क्लियर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तुरंत बड़े लेवल पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इनके जो आला अधिकारी हैं उनकी। अब मैं कन्हैया जी से निवेदन करता हूं वो अपनी बात रखें। मीडिया के साथियों, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि एक बार फिर नीट के एग्ज़ाम पर, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर और इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और ये प्रश्न हम नहीं उठा रहे हैं, ये प्रश्न सीबीआई के एफआईआर से उठा है। सीबीआई ने महाराष्ट्र में एक एफआईआर लॉन्च किया, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनको बेल मिल चुका है, और ये गिरफ्तारियां एंटी करप्शन एक्ट के तहत किया गया है। अब इससे 3 महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला,
कि सीबीआई कह रही है कि इसमें एनटीए के कोई अधिकारी के संलिप्त होने की कोई संभावना नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी संलिप्त नहीं है तो एंटी करप्शन के तहत एफआईआर क्यों किया गया है? अगर ये इंडिविजुअल क्राइम है तो फिर एंटी करप्शन एक्ट को क्यों इन्वोक किया गया है, उसका इस्तेमाल क्यों किया गया है? दूसरा, जब 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं तो 2 लोगों को बेल कैसे मिल गई? और तीसरा कि जिस तरीके का डिटेल्स स्टूडेंट के पेरेंट्स ने दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट में आई है, क्या ये संभव है कि बिना किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता का इतना बड़ा गड़बड़ी जो है एग्जाम के अंदर हो? यह जो पूरा का पूरा परिस्थिति है उसमें देशवासियों को ये सोचने की ज़रूरत है। अभिभावक बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट करके अपने बच्चों को इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि एक दिन वो बच्चे अपनी प्रतिभा के दम पर सही जगह सही स्थान प्राप्त करके उनका और अपने परिवार का और अपने जीवन का भला करेंगे। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं और देश की शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता हो। कोई साल ऐसा नहीं बीतता है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? इस सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल वीडियो बनाने की है। चाहे वो परीक्षा के नाम पे वीडियो बनाएं, चाहे कोई दुर्घटना हो जाए तब वीडियो बनाएं, उनको बस रील बनाने से मतलब है। इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और हर साल नहीं, बहुत भारी मन से हम आपके बीच में आकर के ये बात रख रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी देश की संस्थाओं पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, लेकिन जो उनके कार्य प्रणाली है उनसे ये प्रश्न चिन्ह उठता है। कोई साल ऐसा नहीं है जब नीट को लेकर के विवाद नहीं होता है। पिछले साल भी इसी महीने में नीट को लेकर के विवाद हो रहा था। इस साल फिर जब रिजल्ट आया है तो जो है ये विवाद शुरू हो गया है। साल दर साल हर परीक्षा पे जब प्रश्न उठ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? क्या प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सिर्फ चर्चा करने की है या इस देश में परीक्षाएं ट्रांसपेरेंट तरीके से हों और विद्यार्थियों के मन में और उनके अभिभावकों के मन में कोई शक नहीं हो? अब बताइए, देश भर के विद्यार्थी और अभिभावक क्या सोचेंगे? उनके मन में ये आएगा ना कि क्या पता हमारा भी ओएमआर सीट बदल दिया गया, क्या पता हमारी सीट किसी और को बेच दी गई हो। और इतनी निराशा का ही नतीजा है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करने को विवश हैं इस देश में, और सरकार बिल्कुल भी इस पर कान देने को तैयार नहीं है। एनटीए पे प्रश्न सिर्फ नीट के एग्जाम कंडक्ट कराने को लेके नहीं है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, आप सीयूईटी की पूरी प्रक्रिया को देख लीजिए। 300 से ज़्यादा विश्वविद्यालय सीयूईटी के तहत एंट्रेंस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नतीजा ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के अपने ट्रांसपेरेंट इन हाउस प्रोसेस थे, उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया गया है और ये करने के लिए उनको मजबूर किया गया है कि आपको यूजीसी से ग्रांट तभी मिलेगा जब आप सीयूईटी के तहत जो है अपने यहाँ एडमिशन करवाएंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को इससे समस्या ये हो रही है कि अभी कल एग्जाम खत्म हुआ है और फिर जो है जुलाई में नया सेशन शुरू हो जाएगा। एक ऑनर्स पेपर के लिए विद्यार्थी को 7 एग्जाम देना पड़ रहा है। जो एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का मई में कंडक्ट हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, इस जून की तपती गर्मी में जो है उनको एग्जाम देना पड़ रहा है। और आप एग्जामिनेशन हॉल की स्थिति जाकर के देख लीजिए, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एग्जाम देते देते विद्यार्थी बेहोश हो रहे हैं, फेंट हो रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आपसे ना यूनिवर्सिटी चल रही है, ना जो है आप ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, ना आप लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, ना जो है क्लासरूम में शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं। FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो लागू हो गया, नए इंटेक हो गए, टीचर तो नहीं बढ़ाया गया, उल्टे जो तय सीटें थी डायरेक्ट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको समाप्त कर दिया गया।
तो जब देश की शिक्षा व्यवस्था की ये हालत हो, लगातार एजुकेशन बजट को कम किया जा रहा हो, एक भी परीक्षा जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जा रहा हो, विद्यालयों विश्वविद्यालयों की हालत खराब हो, तो जब क्लासरूम में टीचर नहीं है तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? रील बना करके, टिकटॉक पे वीडियो बना करके कैसे बनेंगे विश्वगुरु? जिस देश में डॉक्टर जैसा इतना शानदार प्रोफेशन है, कहते हैं कि धरती पर भगवान के रूप हैं डॉक्टर, उनकी परीक्षा ही अगर ठीक से नहीं ली जा रही है तो फिर हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को और अपने देश के भविष्य को कहां पहुंचा रहे हैं? अगर हम सही तरीके से लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, हमारे विश्वविद्यालय अच्छे नहीं होंगे, परीक्षाएं समय पे नहीं होगी, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े होंगे, और एक एजेंसी के खिलाफ दूसरे एजेंसी ने एफआईआर किया है, कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं किया है, सीबीआई ने एफआईआर किया, और जो एफआईआर की कॉपी है उस एफआईआर की कॉपी से ही लिपापोती की बू आती है। आप एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो है आप एफआईआर कर रहे हैं, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं, तब जो है 2 लोग अरेस्ट किए गए, उनको जो है बेल मिल जाता है, और फिर क्लेरिफिकेशन आता है सीबीआई का कि इसमें एनटीए का कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है। एनटीए का कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है तो वो जो करप्शन करने वाले लोग हैं, क्या उनको सपना आया था ओएमआर सीट का? कैसे जो है उनको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है? सीयूटी का एग्जाम होता है, सारा डेटा जो है स्टूडेंट्स जो उसमें अपियर हुए हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के पास है। एक बार एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सबके घर पे जो है सबके अभिभावकों के घर पे फोन आने शुरू होते हैं कि आ जाइए आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। जानबूझ करके जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उसके एडमिशन की प्रक्रिया को लेट कर दिया जाता है कि पहले प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनके सीटें भर जाएं, फिर जो है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है और किसी भी देश के लिए शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। बिना शिक्षा का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना क्लासरूम में टीचर के कोई देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। बिना अच्छे डॉक्टरों के हमारी हेल्थ व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। ये सारे गंभीर विषय हैं जिसको लेकर के हम आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है अपने देश की मीडिया से, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप इस गंभीर विषय को जरूर उठाएंगे, और जो प्रश्न चिन्ह सीबीआई के एफआईआर से पैदा हुआ है वो आप हमारी बात को सरकार तक लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी के कोई सवाल? हाँ, इससे पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऐसे मसले को लेकर, जो पेपर लीक का मसला हो, चाहे तमाम हो, चाहे बिहार का मसला हो, चाहे कहीं और का। लगता नहीं कि सड़क पर उतरने की जरूरत है ऐसे मुद्दों को लेकर, क्योंकि अब बहुत दिन हो गया, एक नहीं कई एक मामले आ गए, अब सिर्फ मुद्दा उठाने से काम नहीं बन रहा, लगातार लीकेज हो ही रहा है। आप कह रहे हैं सीबीआई उनकी एजेंसी वो भी लिपापोती कर रही है, तो है क्या ऑप्शन आपके पास, क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। सड़क पे उतरने की ज़रूरत है और ये ज़रूरत महसूस करके हम सड़क पे उतर भी रहे हैं। पिछली बार जब नीट की परीक्षा में धांधली हुई, अरेस्टिंग हुई, लीक का मामला आया, तो एनएसयूआई जो है पूरे देश में इस मामले को उठाई, और जो है हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी जो है एफआईआर हुआ, तालाबंदी तक की गई जो है उनके ऑफिस पे। तो सड़क पे उतरने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम अपनी बात को इस देश के आम लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने आप को मत कोसिए। ये गलती अगर किसी और की है उसकी सजा आप अपने आप को मत दीजिए। अगर सरकार की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव जीतने की है तो मैं कहता हूं कि अगर आप बेकारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, प्रश्न पत्र लीक होने से परेशान हैं, तो आपको ये जो चाहते हैं इनके खेल में इनको हराना पड़ेगा, और ये चाहते हैं किसी भी तरह से चुनाव जीतना। आप एक बार इनको चुनाव हराना शुरू कर दीजिए, अपने आप जो है इनकी दवाई हो जाएगी। अभी आपने बिहार का मामला देखा होगा कि जिनका काम है एग्जाम लेना और नौकरी देना, वो खुद ही एग्जाम दे रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं। आपने देखा? तो कहते हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो वहां मंत्री खुद ही प्रोफेसर बन रहे हैं, और सिर्फ मंत्री नहीं बन रहे हैं, बेटा बेटी दामाद सब बन रहा है, साला साली। तो यही चल रहा है ना कि नेता हो रहे हैं माला माल और देश के लोग हैं बेहाल।
ये कितना बड़ा प्रश्न है, आप सोचिए। कोई ऐसा आयोग नहीं है जो सारा आयोग जो है ना, कोई दामाद आयोग है, कोई बेटी आयोग है, कोई बेटा आयोग है, वो सब चल रहा है। और ये किसी एक राज्य का मामला नहीं है, चाहे केंद्र सरकार के अधीन आने वाली प्रक्रियाएं हो या राज्य के अधीन आने वाली प्रक्रियाएं, सब धन जो है इन्होंने 22 पसेरी कर दिया है, यही चल रहा है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उठाना चाहिए मुद्दे को, और हम उठा भी रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि कोई ऐसा राज्य नहीं है। अभी राजस्थान में NSUI के स्टूडेंट्स के ऊपर FIR हुआ, स्टूडेंट लीडर पे FIR हुआ, अरेस्टिंग हुई, फिर जो है कोर्ट से जो है जमानत मिला। अभी बिहार में जो अभी NSUI के पटना यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन में कैंडिडेट थे, उनके ऊपर FIR हुआ, अरेस्टिंग हुई। तो कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां NSUI इन मुद्दों को उठा नहीं रही है और NSUI के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल लड़ने की जरूरत है, साथ ही साथ इस लड़ाई में देशवासियों को भी शामिल होने की जरूरत है, और उन तक यह आवाज पहुंचाने के लिए यह मुद्दा हम आपके बीच रख रहे हैं। कन्हैया जी, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया, पिछले साल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कई जांच की जो है एनटीए को लेकर मांग की थी, क्योंकि आगामी दिनों में बिहार के विधानसभा चुनाव भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अब रूपरेखा चेंज करेगी इन तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके अलावा आप लोग किस तरह से इन मुद्दों को उठाएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रूपरेखा रहेगी इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे ये तो बाद का विषय है, क्या किया है उसके बारे में हम एक बात आपको बता दें। पेपर लीक का मामला जब राजस्थान में हमारी सरकार थी आया, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, तो हमारी सरकार चली गई। नहीं तो प्लान ये था कि पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की जरूरत है, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दे करके एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है, ताकि हमारी देश की जो संस्थाएं हैं और उसकी जो प्रक्रिया है वह जो संदेह के घेरे में आई है, तो आम लोगों की विश्वास की बहाली की जा सके। उसके बाद तेलंगाना में जब चुनाव हो रहे थे तो पेपर लीक एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था। नौकरी देना और नौकरी देने वाले एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराना, और आप देखिए कि वहाँ पे जो है कैलेंडर बाकायदा जारी किया गया है, और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ जो है एक सख्त कानून बनाया गया है। तो जो किया है वो उससे ये प्रेसिडेंस सेट होता है कि हमारी सरकार जहाँ भी आएगी इस देश में नौकरी देना, आम लोगों को अच्छी शिक्षा देना। आप यूनिवर्सिटी के और हॉस्टलों की हालत जा करके देखिए, पिछली बार भी हमने ये विषय आपके सामने रखा था कि जो वेलफेयर हॉस्टल हैं, उस वेलफेयर हॉस्टल में जो पानी आता है वो धोने लायक नहीं है, पीने का तो छोड़ दीजिए। पानी की जो गुणवत्ता है, जिस कंडीशन में वहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं, जिस तरीके का उनको खाना मिल रहा है, कहते हैं डिजिटल इंडिया। देख लीजिए जाकर के कि हॉस्टलों में कितना जो है वाईफाई दिया गया है, कितना जो है उनको फ्री इंटरनेट की व्यवस्था दी गई है। तो मतलब मंत्री जी लोग जो है रील बना रहे हैं 5G पे धनाधन, और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, उनको इंटरनेट नहीं मिल रहा है। तो ये विषय हमारी प्राथमिकता है, और बिहार में भी हम लगातार हर हॉस्टल में जा रहे हैं। अभी सरकार जो है हमारे हॉस्टल प्रोग्राम के बाद जो नया सर्कुलर जारी की है बिहार में, तो बोलना जरूरी है, लड़ना जरूरी है, विपक्ष के नाते इन मुद्दों को उठाना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष अगर सही तरीके से इन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो सत्ता को तानाशाही में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कन्हैया, एक सवाल दूसरे विषय पर है लेकिन धांधली से ही जुड़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव में वोटिंग को लेकर धांधली की बात कहती रही है कि मशीन के जरिए ये लोग जीत रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दी है जिसमें यह कहा गया था कि राज्य विधानसभा चुनाव को रद्द घोषित किया जाए क्योंकि कई बूथों पर फर्जी वोटिंग की गई, और ये कहकर मुंबई हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज की है कि ऐसी कोई जानकारी या ऐसा कोई प्रूफ हमारे सामने नहीं आया है। देखिए, एक ना बड़ा मजेदार चीज हो रहा है इस देश में। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। प्रश्न पूछिए ईडी पे, जवाब बीजेपी से आएगी। प्रश्न पूछिए इलेक्शन कमीशन पे, जवाब बीजेपी से आएगी। आप इस देश की किसी संस्था की प्रक्रिया पे प्रश्न उठाइए, जवाब बीजेपी पे आएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने प्रश्न उठाया है एनटीए पे, जवाब बीजेपी से आएगी। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ये ना और ज्यादा जो है संदेह पैदा करता है। हम प्रश्न उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जितना तेरा उतना मेरा। मैं इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का तो नहीं है,
ये भाजपा का आईटी सेल तो नहीं है, उसके हेड जो है वो मालवीय तो नहीं है, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। आप देखिए कि उस एक सवाल को छुपाने के लिए, कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं और 1000 प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अगर हमारे सवाल में कोई तथ्य नहीं है, आज ही इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार पहुंची है और कह रही है कि डोर टू डोर जाकर के जो है हम वोटर प्रक्रिया की जांच करेंगे। क्यों? आप तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे, सब सही चल रहा है चकाचक, तो फिर ये करने की क्यों जरूरत है? मतलब हमारे प्रश्न में तथ्य है। कहीं से कोई चीज खारिज हो जाए तो उससे जो है सत्य थोड़ी नदारत हो जाएगा। जो लोग इस देश में रहते हैं, हम सब लोग धरती पे ही रह रहे हैं, मंगल पे तो है नहीं, तो क्या हो रहा है? हम टेबल के इस तरफ हैं, आप टेबल के उस तरफ हैं, इसका यह मतलब थोड़ी है कि हमको ज्यादा पता है और आपको नहीं पता है। आपको भी पता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि अचानक से जो है 29,000 वोटर जो है मुख्यमंत्री के जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड हो जाता है। अचानक से जो है एक बिल्डिंग में जो है 5500 वोटर ऐड हो जाता है, जहां वोट का मार्जिन जो है 1500 हो, 1100 हो, 1000 हो। आप हरियाणा का चुनाव उठा के देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का चुनाव उठा करके देख लीजिए, पिछली बार 2020 का बिहार का चुनाव उठा करके देख लीजिए, 10-12 हजार के अंतर पे तो सरकार बन जा रही है। अगर आप इंडिया ब्लॉक के वोट को काउंट करेंगे, एनडीए के वोट को काउंट करेंगे, तो 10-12 हजार के वोट के फर्क पे तो सरकारें बन जा रही हैं। अभी जो है वक्फ पे वोटिंग हुई, इंडिया का वोट देख लीजिए और एनडीए का वोट देख लीजिए, 7 एमपी का अंतर है। तो क्या ये डर की राजनीति नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप सुबह जो है ईडी भेजते हैं, शाम में जो है उस बिजनेस हाउस का जो है हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाता है। सारे जो है, मैं मीडिया हाउस के विषय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहां रख रहा हूं कि एनडीटीवी के मालिक पे जो है चार्जेस लगे और एनडीटीवी अब अदानी के पास चला गया है, सारा चार्ज खत्म हो गया है, वो भी फ्री हो गए हैं। ये हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं है, सरासर जो है इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और आपातकाल की बरसी मना रहे हैं। मित्रकाल के इस दौर में जो यह खुलेआम बेईमानी चल रही है, उस बेईमानी के ऊपर हम प्रश्न करेंगे। एक दरवाजे पे खारिज कर देंगे तो दूसरे दरवाजे पे जाएंगे, दूसरे पे खारिज करेंगे तो तीसरे पे जाएंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, इसको करते रहेंगे। और याद रखिएगा, ये मानेंगे, अभी गए हैं ना बिहार डोर टू डोर वोटर लिस्ट चेक करने के लिए, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश मुर्दों का देश नहीं है। इसी के ऊपर बात है कि आप चुनाव आयोग की टीम गई है बिहार, उस पर बात की, वहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर खड़ी हुई है कि बर्थ प्लेस पूछ रहे हैं, आप इसका प्रूफ कीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं, कहाँ आप पैदा हुए, और जहाँ तक ना केवल उनके माता पिता के बर्थ प्लेस का भी प्रूफ पूछा जा रहा है, इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के जो है बिहारियों के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं और उनको मॉक करते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं और लेक्चर देते हैं, उनके लेक्चर की जरूरत। किनके लेक्चर की? राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर ने बात। नहीं, वैसे तो बिहारियों को किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। खुद जो है बुद्ध जो है वहां पे आकर के बुद्ध हुए हैं, खुद महात्मा गांधी वहां पहुंच करके गांधी हुए हैं, तो किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। गरीब हैं, मूर्ख नहीं है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है बिहार, किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जो टीका टिप्पणी है, मैं कहता हूं कि किसी पे भी टीका टिप्पणी करने से ज्यादा जरूरी है कि जिस जिम्मेवारी पे हम हैं उस जिम्मेवारी का सही तरीके से निर्वहन करें। वो एक नई पार्टी बनाए हैं, हमको शुभकामनाएं हैं उनकी, खूब मेहनत करें, खूब पसीना बहाएं, ठीक है, खूब जो है लोगों के बीच में जाएं, मुद्दे उठाएं, हम बस उनको शुभकामनाएं देंगे, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जी पे टीका टिप्पणी करके बहुत लोगों का काम चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। दिक्कत यह है कि टीका टिप्पणी करने के बाद भी वो जो प्रश्न उठाते हैं, देश को वो मानना पड़ता है। मैं गिनती से जो है आपको कई सवाल गिना सकता हूं। जीएसटी पे उन्होंने कहा कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, कितना अमेंडमेंट आ चुका है? 2 दर्जन से ज्यादा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जो है देश का जो छोटा व्यापार है, जो नगद व्यापार करता है, वो तबाह हो जाएगा। सरकार का फाइनेंशियल रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि कोविड में तमाशा मत कीजिए, रील बनाने से ही भागेगा नहीं, ये लाइक और व्यूज का मामला नहीं है, ये बीमारी है, महामारी बन जाएगी।
क्या हुआ कोविड पे हाल? कोविड पे हाल ये होगा कि भाजपा के नेता भी चल बसे, आत्मा को शांति। जो प्रश्न वो कह रहे हैं वो प्रश्न आपको बाद में मानना पड़ रहा है। अभी वॉर हुआ, इससे पहले उन्होंने कहा कि वॉरफेयर बदल गया है। अब जो है दिल्ली में बैठ करके भी हम सुरक्षित नहीं हैं। पहले होता था कि बॉर्डर एरिया में रहने वाले गांव खाली कराए जाते थे, अब कहाँ खाली कराएंगे? अब तो जो है 500-500 किलोमीटर दूर जाकर के बम जो है टारगेटेड तरीके से मारा जा रहा है। तो वॉरफेयर बदल गया है, कंबस्ट इंजन नहीं चलेगा, इंजन का मॉडल बदल गया है और हमको अपने मैन्युफैक्चर सेक्टर को बचा करके चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ जो है भाषण देने से काम नहीं चले, सारी चीज़ें सही साबित हो रही हैं। तो टीका टिप्पणी करने दीजिए। राहुल गांधी जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, देश के लिए जो जरूरी बात है वो कह रहे हैं और बिहार भी देश में ही है, बिहार देश से बाहर नहीं है। अगर बेरोजगारी की बात होगी, नौकरी की बात होगी, परीक्षा की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, अच्छे हॉस्टल की बात होगी, तो ये प्रदेश की बात है और देश की बात है। तो क्या दिल्ली में बैठे हुए लोगों को जो है बिहार में बात नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं करना चाहिए फिर तो जो है लाखों लाख बिहारी जो अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, उनको तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा करना चाहिए। ये एक ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में लोग बिहार में बैठ करके अमेरिका में चलने वाला ट्विटर चला रहे हैं। उस दौर में जो है ये प्रश्न पता नहीं कैसे किया जाता है, देश की धरती विदेश की धरती। वो तो कह रहे हैं कि बिहार आकर के नहीं बोलना चाहिए। कुछ दिन पहले बीजेपी कह रही थी कि लंदन जाकर के नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को? प्रधानमंत्री जी की तरह सिर्फ रील बनाना चाहिए? विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, वो हम पूछ रहे हैं। आप भी अगर विपक्ष में हैं, अगर आपका क्लेम है कि आप विपक्ष में हैं, अगर कोई सेटिंग नहीं है तो आप भी प्रश्न पूछिए सरकार से, क्या दिक्कत है? कन्हैया जी आपने वॉर की बात की तो एक छोटा सा सवाल है कि बिलावल भुट्टो ने धमकी दी है कि अगर सिंधु जल समझौता बहाल नहीं हुआ तो भारत पर अटैक करना चाहिए पाकिस्तान। कौन बिलावल भुट्टो? पाकिस्तान के जो है बिलावल भुट्टो होगा, वो भी कोई दामाद बेटा, वहां भी आयोग चलता है, दामाद आयोग बेटा आयोग, क्या उस सब पे बात करना है? हम 140 करोड़ लोगों के देश में हैं, हमको जो है उसकी बात सुनने की जरूरत है। कहते हैं ना कि वो अपना देख ले, शेख अपनी अपनी देख। वो हमारे बारे में बात करने वाला कौन होता है भाई? कौन है वो? क्यों उसको हम इंटरटेन करेंगे? कन्हैया जी, आज संघाई में एससीओ कॉर्पोरेशन में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करने से मना कर दिया क्योंकि जो बाकी कंट्रीज थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। अच्छा किया। अगर ऐसी हरकत रहे तो मीटिंग में भी नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूं भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हमको किसी की पंचायती की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूं कि जो है इतना ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ट्रंप के खिलाफ भी बोलना चाहिए। काहे घबरा रहे हैं मालूम नहीं कि कोई हमारा घर थोड़ी चला रहा है। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है, इतना बड़ा राष्ट्र है, सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है? क्यों हम किसी की दादागिरी सुनेंगे? हम कहते हैं कि ऐसा बिहेव करे तो किसी के मीटिंग में भी जाने की जरूरत नहीं है। बंद कीजिए जो है अपने बाजार को उनके लिए, 1 मिनट में सीधा हो जाएंगे। 140 करोड़ लोगों का देश जिसके पास इतना बड़ा मार्केट हो, कोई हमको आंख नहीं दिखा सकता है। इसके लिए एक्चुअली आत्मविश्वास होने की जरूरत है, वो ये लैक करते हैं। अगर यह सरकार अपने आप पे भरोसा करे, देश के लोगों पे भरोसा करे, देश की विपक्ष पे भरोसा करे और देश की जो ताकत है, जो शक्ति है, उस पे भरोसा करे, मतलब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। क्यों झुकेंगे किसी के सामने? और हमारा झुकने का इतिहास भी नहीं रहा है। हम ना किसी को छेड़ते हैं और ना कोई हमको छेड़ेगा तो उसको बर्दाश्त करेंगे। यही भारतीय एटीट्यूड है और यही भारतीय परंपरा और यही भारतीय संस्कृति है। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप हमको परेशान करेंगे तो हम आपके सामने झुकेंगे भी नहीं। यही स्वाभिमान है। कन्हैया जी, एक सवाल है, क्योंकि आप बिहार से आते हैं और आपने अपनी शुरुआत भी वहीं से की है। बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बोलती है कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए चुनावी प्रक्रिया में, चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या कन्हैया कुमार भी बिहार विधानसभा चुनाव में हमें एक चेहरे के तौर पे नजर आएंगे? हम नया कैसे हैं, मतलब ये मुझे बताइए। हम 2 चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव में आप दिखेंगे, आपका चेहरा रहेगा, आपका मन है कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे वहां पे? नहीं, चेहरा मत देखिए। सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ना विषय जो है आप कहीं और पहुंचा दिए। बात चेहरे की नहीं, मुद्दे की है। मुद्दा इंपॉर्टेंट है। चेहरा का क्या करेंगे? मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है, चेहरा दिखाएंगे। चुनाव जब होगा तब पता चलेगा।
और ये हम तय करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे? इसको तय करने की एक प्रक्रिया होगी। बिहार में टिकटों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया शुरू की है। हम इंटरनली जो है सारे जो संभावित प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको अप्लाई करने के लिए कहा है, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। इवन आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बाद में प्रक्रिया से तय किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग अप्लाई कर रहे हैं, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही बैठ करके कोई कैसे तय कर लेगा कि हम चुनाव लड़ेंगे? ये मतलब बीजेपी थोड़ी है कि अमित शाह से दोस्ती है तो टिकट मिल जाएगा कहीं से भी, ऐसा नहीं चलेगा। Kanhaiya ji, recently Amit Shah told that those who speak English in India would be shameful one day. What is your opinion on that? Actually, he is very shameful. He is shameful while he has listened the English speaking capability of his own son. Have you listened it? जैसा कि अंग्रेजी आपने सुनी है, पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रहा था। तो वो देश को ना अपने बच्चे जैसा ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनको शर्म आ रही है। मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। अंग्रेजी आज की ज़रूरत है। अंग्रेजी आज आपको ग्लोबल मार्केट में कैपेबल बनाता है, आपको नौकरियां मिलती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस सब मंत्री का बच्चा जो है संस्कृत स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? सब ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ने जा रहा है, मैसाचुसेट्स में पढ़ने के लिए जा रहा है। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्ख इसलिए बना रहे हैं ना कि मूर्ख बना देंगे तभी तो मूर्खों के राजा रहेंगे, मूर्खों के सरदार। क्यों शर्म आएगी अंग्रेजी पढ़ने में, और क्यों जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए? तो इस बात के लिए स्वाभिमान करना चाहिए कि दंगाई होइए, अपराधी होइए, बलात्कारी होइए, मर्डर करके आइए, अब यही क्वालिटी होगा। ये जो है ये नॉलेज विरोधी क्यों है? क्योंकि खुद नॉलेज नहीं है। और मैं कहता हूं कि देश के लोग सावधान हो जाइए, ये जैसा आपको बना देंगे। पढ़ करके अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिएगा। तो वो वीडियो वो भी देख लिए थे, पप्पा ने बेटा का वीडियो देख लिया, इसीलिए उनको शर्म आ रहा है, हम लोगों को नहीं आ रहा है। थ्रू आउट हिंदी पढ़े हैं, ठीक है ना, और हिंदी पे गर्व भी है, लेकिन किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं करते हैं। हमारी देश की अनुसूची में, संविधान की अनुसूची में 22 से ज़्यादा भाषाएं हैं। हम चाहते हैं कुछ और भाषाएं उसमें शामिल हो जाए। क्यों नहीं पढ़ेंगे? कई सारी भाषाएं। और पता है ये तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के भी खिलाफ हैं, अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ। उनको कई भाषाएं आती थी, अटल बिहारी वाजपेयी को कई भाषाएं आती थी, और पहले ये क्वालिटी होता था नेता को। अरे जानते हो ये 7 भाषा जानते हैं, ये 8 भाषा जानते हैं। अब क्वालिटी क्या है? दंगा करा सकते हो, हिंदू मुसलमान करा सकते हो, चोरी बेईमानी आता है। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल अंग्रेजी पढ़िए। मैं हिंदी मीडियम पढ़ करके आया हूँ, मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आजकल जो साथ में लोग मोबाइल जैसे लेके घूमते हैं ना, हम लोग पॉकेट डिक्शनरी लेके घूमते थे। सामने से कोई अंग्रेजी बोलता था, कहते 1 मिनट रुको, पहले डिक्शनरी निकालते थे, फिर देखते थे, फिर आगे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते थे। बचपन से अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, सबको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। और ये सब नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई संस्कृत स्कूल नहीं भेजता है। इनकी चाल में नहीं फंसना है। हिंदी का सम्मान करना है, हिंदी हमारी भाषा है, उसका हमेशा सम्मान करेंगे, लेकिन दूसरी किसी भी भाषा का अपमान नहीं करेंगे। और आज की तारीख में अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ग्लोबल मार्केट में कैपेबल रहेंगे। ये जॉब ओरिएंटेड भाषा है। मेरे ख्याल से हो गया। थैंक यू।